नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। घर में रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में आपका। जैसा कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में अभी तक मैंने भाषा से संबंधित बहुत कुछ चीज़ पढ़ाई, उसी के संदर्भ में आज मैं भाषा की विशेषताएं और भाषा की प्रकृति को आपके सामने रखूँगा। बहुत छोटा ही वीडियो है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, ध्यान से सुने। भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। जैसे हमें पता है, अभी तक हमने पढ़ा है कि भाषा शब्दों, विचारों, भावों, संकेतों, चिन्हों आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति करने का एक साधन है, जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या स्वयं से दूसरे तक अपने भावों, विचारों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि दूसरा वाला भी हमें हमारे भावों को, विचारों को समझना चाहिए, तभी भाषा भाषा है, अन्यथा नहीं। अब हम बात करते हैं प्रकृति की। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। सोशियली कह सकते हैं हम कि भाषा का उद्भव, भाषा का प्रसार, भाषा में वृद्धि ये समाज में रहकर ही होती है। समाज से इसका गहरा संबंध है। हम अपनी बात को कहाँ पर रखेंगे, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, उससे बात भी करनी है, कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, बस वाला है, कोई भी है, टू जेड, कहीं ना कहीं हमें हर तरीके से अपने विचारों को रखना पड़ता है, चाहे वो भावों के माध्यम से हो, संकेत के माध्यम से हो, या बोलकर हो या लिखकर हो। तो भाषा का समाज से बहुत ही गहरा संबंध है, सामाजिक वस्तु है। आगे, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति, पार्टी मनी एसेट्स। लैंग्वेज इज नॉट ए पार्टी मनी एसेट्स। पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि पैतृक संपत्ति वो होती है जो हमें अपने पूर्वजों से मिला होता है। जैसे हमें घर मिल गया, हमें गाड़ी मिल गई, हमें धन मिल गया, ये पैतृक संपत्ति होती है। तो भाषा का इससे संबंध नहीं है। क्या हमें अपने परिवार से भाषा मिली है? क्या हमने जन्म लेने से पहले ही भाषा को सीख लिया था? यही तो होता है पैतृक, कि जब हमारा जन्म हुआ तो वो हमारे सामने रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि पैतृक संपत्ति नहीं है। जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ और जन्म के अगले दिन ही, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद वह विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, रूस चला गया, इंग्लैंड चला गया, कहीं भी चला गया, तो क्या जहाँ उसका जन्म हुआ, क्या वो उसकी पैतृक संपत्ति में आएगा? मैं जो भाषा उसने वहाँ क्या वो भाषा सीख ली उसने? जहाँ उसका जन्म हुआ, अगले 4-6 दिन बाद वो बाहर चला गया, अमेरिका चला गया, तो क्या वो हिंदी बोलने लगा वहाँ? नहीं ना। तो इसलिए पैतृक संपत्ति नहीं है। तभी इसलिए कहा कि सामाजिक वस्तु है। जैसे समाज में रहेगा, जैसे बोलचाल होगी, वैसे ही भाषा को उसका अर्जन करेगा। दूसरा है, भाषा अर्जित संपत्ति है। पहले पॉइंट से ये कनेक्ट होगा। अर्जित संपत्ति यानी कि भाषा को सीखा जाता है, भाषा को पढ़ा जाता है, भाषा को समझा जाता है। जितना ज़्यादा उसको सीखेंगे, जितना ज़्यादा उसको समझेंगे, जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे, उतना ही उसमें वृद्धि होगी। अर्जन किया जाता है, एक्वायर्ड है, अर्जित किया जाता है कि मैंने इसको सीख लिया, मैंने पा लिया। अर्जित संपत्ति, जैसे आज मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, लेकिन मैंने मेहनत करके घर भी बना लिया, गाड़ी भी खरीद ली, घोड़ा भी ले लिया एक, ठीक, कार भी ले ली।
यानी कि उसका अर्जन कर लिया। तो ऐसे ही भाषा भाषा जैसे हम परिवेश में रहेंगे, जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ भी हम अ, उसको सीखने का प्रयास करेंगे या जैसे माहौल में हम रहेंगे, वैसा ही उसको हम अर्जित कर लेंगे, कह सकते हैं कि हम उसको सीख पाएंगे। तो ये होती है भाषा का अर्जन, यानी कि अर्जित संपत्ति है। हम उसको सीखते हैं, हम उसको प्राप्त करते हैं। फिर है व्यक्ति भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि हम पढ़ते आए हैं कि प्राचीन भाषा संस्कृत रही, उसके बाद ये आई, उसके बाद पाली आई, प्राकृत आई, पाली आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई। इसका क्रम है। लेकिन हम एक सामान्य कहते हैं कि हम हमारी भाषा हिंदी है, या हम सामान्य कह सकते हैं कि प्राचीन भाषा संस्कृत है, जो वेद में पुराण में जिसका प्रयोग होता था। तो क्या जो आज की भाषा है, हिंदी है, इसका उत्पत्ति कैसे हुई? भाई इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में मैं बता चुका था कि विभिन्न कालों से होते हुए, प्राचीन काल से, फिर मध्यकाल से, फिर आधुनिक काल में इसकी उत्पत्ति हुई। कैसे कैसे इसका पहले प्राचीन स्वरूप था, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, इस तरह से होती हुई अपभ्रंश के रूप में, फिर खड़ी बोली के रूप में, तब हिंदी का उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर आज संदर्भ में देखा जाए तो भाषा जब बोली जाती है, भाषा जब समझी जाती है, तो क्या कोई व्यक्ति उस भाषा को उत्पन्न कर सकता है? यानी कि नई भाषा का निर्माण कर सकता है? नहीं ना। मान लो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या हिंदी के अलावा, मान लो मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी के अलावा या जो हमारी 22 भाषाएं हैं उसके अलावा किसी और भाषा का उत्पन्न कर सकता हूँ, किसी भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ? नहीं ना। तो कहने का मतलब कि भाषा की यह भी प्रकृति है कि भाषा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो भाषा का सर्वमान्य रूप है उसी का प्रयोग हम अपने समाज में, बोलचाल में हम करते हैं। इसके बाद है भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण, बार बार सीखना, बार बार उसको प्रयोग में लाना, गलतियां करते हुए सीखते रहना, यह अनुकरण होता है। हम किसी कार्य को करते हैं, हम देखते रहते हैं कि वो कार्य कैसे होगा, वो अनुकरण हो गया। छोटा बच्चा होता है, अबोध होता है, तो वो अनुकरण करता है, कौन कैसे बोल रहा है। हाँ को हाँ कहा जा रहा है, यस का मतलब हाँ है, नो को नहीं है। तो इस तरीके से अनुकरण द्वारा, जब आपने देखा होगा कि जब बहुत अच्छा कोई वक्ता होता है, बोलता है, तो हम उसके शब्दों पर जाते हैं, उसके शब्दों का चयन कैसे है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कैसे वह अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, उसके क्या हाव भाव हैं, चिन्हों का, संकेतों का। तो हम भी उससे सीखते हैं। तो ये होता है अनुकरण, यानी कि भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। फिर इसके बाद है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, कोई लास्ट एस्पेक्ट नहीं होता भाषा का। भाषा जितनी सीखी जाती है उतनी कम है, भाषा के बारे में जितना जाना जाता है उतना कम है, भाषा का प्रयोग जितना किया जाता है उसमें उतनी ही वृद्धि होती है। यानी कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा हमेशा निरंतर चलती रहती है, कभी खत्म होने वाली नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। जितना हम उसका प्रयोग करते रहते हैं, जितना हम उसको उसके बारे में जानना चाहते हैं, भाषा में वृद्धि होती रहती है। फिर इसके बाद है कि भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा का मतलब है कि एक दायरे में के अंदर ही भाषा का प्रयोग होता है। एक दायरे का मतलब है कि जब भाषा का प्रयोग हम करते हैं तो जो मानक भाषा है, जो सर्वमान्य है, जो समाज द्वारा स्वीकृत है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम समझते हैं, उसी ही का प्रयोग हम करेंगे। ये किसकी भौगोलिक सीमा हो गई, इसके बाहर हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में हम देखने को मिलता है कि हम बात करते हैं तो बहुत अगर मैं ही आपसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में, तो कुछ शब्द ऐसे होंगे समझ में नहीं आएगा। अगर आप अपनी भाषा में मुझसे बात कर देंगे, अपनी
मातृभाषा में मुझसे बात करेंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे, तो हो सकता है मुझे कुछ शब्द समझ में ना आए, या हो सकता है बहुत कुछ समझ में ना आए। तो कहने का मतलब जो सर्वमान्य रूप है, जो इसका विकसित रूप है, या जो सभी के द्वारा एक मानक रूप है, तो उसी का प्रयोग हम करते हैं। ये इसकी भौतिक सीमा है। और यदि उसके बाहर हम जाते हैं तो कुछ शब्द हमारे समझ में आ सकते हैं, कुछ शब्द नहीं आ सकते। फिर इसके बाद है कि भाषा की संरचना अलग होती है। यानी कि बहुत सारी भाषाएं होती हैं। हम क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं। तो सभी की संरचना अलग अलग होती है। यानी कि सभी को का शब्दों का, सभी में लिखने का, सभी में बोलने का, सभी को समझने का स्वरूप अलग अलग होता है। सभी को अलग तरीके से, क्या हम जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या सभी भाषाएं ऐसी पढ़ी जाएंगी? क्या सभी भाषाएं ऐसी लिखी जाएंगी? क्या सभी भाषाएं ऐसी बोली जाएंगी? नहीं ना। तो सभी की संरचना अलग अलग होती है। फिर इसके बाद है कि भाषा प्रतीकात्मक एवं भावात्मक होते हैं। यही कह सकते हैं कि भाषा का रूप प्रतीकात्मक एवं भावात्मक होता है। प्रतीकात्मक वो होता है जिसको हम, जो हमारे सामने है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम पहचान कर रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं कि ऐसे लिखी जानी है, ऐसे बोली जानी है, चिन्हों का प्रयोग ऐसे करना है। ये प्रतीकात्मक रूप हो गया। भावात्मक रूप है कि जब हमारे मस्तिष्क में उस भाषा के बारे में हम समझते हैं, उस भाषा को हम उसके चिन्हों के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, और इसमें क्या हो सकता है हम ये अर्जित करते हैं, हम ये समझने का प्रयास करते हैं किस भाषा का स्वरूप कैसा होता है, किसमें ज्ञान पक्ष, या जो हमारा सोचने की क्षमता है, या जो हमारे समझने की क्षमता है, इन सबका प्रयोग होता है। तो ये भावात्मक पक्ष है भाषा का। तो इस तरीके से भाषा के बारे में हम कह सकते हैं कि हमसे जुड़ी हुई है, हमारे लिए हैं, जिसका हम समाज में प्रयोग करते हैं। बिना भाषा के हम अपने विचारों को, भावों को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक रख सकते हैं, चाहे वह रूप लिखित हो, चाहे वह रूप मौखिक हो, और चाहे सांकेतिक हो। बिना भाषा के हम निष्क्रिय हैं, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, हम कुछ नया अर्जन नहीं कर सकते। बहुत ही गहरा संबंध है हमसे भाषा का, समाज से भाषा का, परिवार से भाषा का, व्यक्ति से भाषा का, समाज की उन्नति से भाषा का। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की भाषा हो, चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा हो, किसी भी तरह की भाषा हो, जो हमें प्रत्येक स्तर पर सीखने, समझने और हमारे विकास में सहायक होती है। इसलिए भाषा का ज्ञान सर्वोपरि है। भाषा का ज्ञान आना चाहिए, भाषा के बारे में जानना चाहिए। भाषा का मानक रूप क्या है, भाषा का शुद्ध रूप क्या है, भाषा का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे शब्दों का चयन, क्रम का चयन, वाक्यों का चयन, इन सब की जानकारी हमें गहनता से होनी चाहिए। तभी भाषा का अर्थ सार्थक होता है, अन्यथा भाषा निरर्थक है। यही भाषा की प्रकृति है, यही भाषा की विशेषताएं हैं। आपने सुना, समझा, प्रयास किया समझने का, इसके लिए धन्यवाद, आभार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने कार्यों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।